शेयर कर लूं मैं पहले आप लोगों के साथ स्क्रीन। यस, ओके। मैसेज क्या था? एक मिनट। अच्छा, आप लोगों का जो एक सवाल मेरे पास आया है पहला, वो है कि पेरोक्सिसोम रेडिकल को स्टेबल करता है। तो नहीं, ये तो बहुत बाद का सवाल है, शुरू से शुरू करते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स को डिस्क्राइब कर दें विथ फंक्शंस। Glycocalyx basically it's the glucose a layer present outside the cell membrane। और इसका काम बेसिकली क्या होता है कि ये जितने भी मतलब वाटर जो जो आपका जो लिपिड बाइलेयर का जो ग्लोबुलर हेड होता है उसको फर्दर वाटर मिसेबल करने के लिए ये ग्लाइकोकेलिक्स जो है वो आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ होता है, इस जगह पे। यूं समझ लें कि ये वाला जो पार्ट है ना आपका, इस जगह पर आपके ग्लाइकोकेलिक्स मौजूद होता है। और इसका काम क्या होता है, फर्दर आपकी जो सेल मेम्ब्रेन का जो अपर पार्ट है उसको जो है वो वाटर मिसेबल रखना, ताकि ये वाटर के साथ जो है वो इंटरैक्ट किसी किस्म का कोई रिएक्शन क्रिएट ना कर ले, और वाटर को के साथ जो है वो जो मेम्ब्रेन है वो इजीली मतलब बाकी के जो मैकेनिज्म्स हैं मेम्ब्रेन के वो पूरे हो सकें। जहां तक मेरा ख्याल है यही इसका जो है फंक्शन है। बाकी अगर कोई और चीज़ है तो आप मेरे साथ वो वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर कर लें तो मैं आपको फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकूँगी। कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो वो मुझे बता दीजिए। हाँ जी, मिस आ गया समझ। थैंक यू। ऑलराइट, ऑलराइट जी। अब आपकी जो दूसरी ये है, मैं एक मिनट ठहर जाएं, ये मुझे थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, इसके बाद जो मैसेज है दूसरा वो ये है कि फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस को एक्सप्लेन करते हैं फिर से। फातिमा जुबैर, ये बात समझ में नहीं आई थी? नो मैम, ये आप जो इनका प्रोसीजर है वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें। बेटा देखो, जो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस है बेसिकली उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फर्क है, बिग ईटर और स्मॉल ईटर का। ठीक है जी, फेगोसाइटोसिस का मतलब है बड़ा मॉलिक्यूल ईट करना, और पिनोसाइटोसिस का मतलब है स्मॉल मॉलिक्यूल नियर टू वाटर मॉलिक्यूल की साइज का जो मॉलिक्यूल है उसको ईट करना। ठीक है। अच्छा, अब आपकी जो जो डिफरेंस है बेसिकली बॉडी में वो ये है कि पिनोसाइटोसिस जो है वो हर सेल में होता है, यानी बॉडी के जितने सेल्स हैं वो पिनोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है। और किस तरह से करते हैं कि जितना भी न्यूट्रिएंट या जितनी भी खाने की चीजें हैं जो आपकी बॉडी को जरूरत है, जो कोफैक्टर्स हो गए या जो मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल को जिनकी जरूरत होती है, वो बेसिकली आर टेकन अप बाय द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। छोटे छोटे पिंच ऑफ वाटर फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर वाटर में डिसॉल्व हुआ जो फूड मटेरियल होता है वो मिक्स होता है, तो वो वाटर के साथ साथ उसको अंदर ले लेते हैं, दैट इज पिनोसाइटोसिस। ठीक है जी। फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि खाना किसी एक और अपने जैसे सेल को। ठीक है। अब सेल में बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, आपके डेड सेल्स भी आ सकते हैं, व्हाटएवर या एंटीजन्स आ सकते हैं। तो उनकी जो फेगोसाइटोसिस है उसको बिग ईटिंग या फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो आपकी जो डिफेंस सेल्स है, लाइक ल्यूकोसाइट्स हो गए, डब्ल्यूबीसीज में आपके पास कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं, मैक्रोफेजेस हो गए, ठीक है, लिम्फोसाइट्स करते हैं, फिर आपके जो है न्यूट्रोफिल्स करते हैं। तो ये जो तमाम सेल्स हैं ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में और कोई सेल नहीं है जो फेगोसाइटोसिस कर रहा है। एम आई क्लियर? और कोई और चीज समझ नहीं है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दीजिए ताकि मैं उसी हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दूं। नहीं मैम, बस यही समझना था, समझ में आ गया। आगे बात समझ में? जी, समझ में आ गया। ऑल राइट, ठीक है जी। इसके बाद फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि फिर कहाँ पीछे चली जाती है स्क्रीन, अजीब प्रॉब्लम है ये।
मिनट, आपकी जो स्क्रीन है ना वो प्रॉब्लम कर रही है मुझको, चैट वाली, वो मुझे नजर नहीं आती है, उसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। हो गया है, मैं अभी आपको करके बता रही हूँ। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि पेरोक्सिसोम इंजरी में ही के इनहेरिटेड डिजीज हो दैट लीड टू डेथ टू, इसमें क्या ये सेल को डैमेज करके डिजीज कॉज करते हैं या फिर जीन डिजीज इंक्लूड होती हैं इसमें? मुझे आप काइंडली मारिया ये क्वेश्चन बोल के समझा देंगी मारिया? यस मैम। बेटा मैम ये इसमें था असाइनमेंट जो बनाई थी तो उसमें इंजरी थी, तो उस इंजरी में जब देखा था तो उसमें था कि पेरोक्सिसोम्स डिजीज काज करती हैं, लेकिन वो इनहेरिटेटेड डिजीज होती है। तो मेरा सवाल ये है कि इनहेरिटेटेड डिजीज जो है तो ये क्या जीन के थ्रू डिजीज होती है या फिर पेरोक्सिसोम सेल को मतलब डैमेज करके डिजीज कॉज करते हैं? ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। देखो, इनहेरिटेड डिजीज पेरोक्सिसोम की जो इंजरी है वो बेसिकली पेरोक्सिसोम्स अगर मौजूद हैं तो उनका काम क्या है, सेल को डिफेंड करना बाय रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो बेसिकली ये मौजूद होंगे सेल के अंदर तो अपनी फुल फॉर्म में और अपनी हेल्दी फॉर्म में मौजूद होंगे। अब अगर इनकी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके नतीजे में डैमेज हो जाएंगे पेरोक्सिसोम, यानी बेकार वाले पेरोक्सिसोम होंगे। तो वो यूजुअली इनहेरिटेड डिजीज होती है। इनहेरिटेड डिजीज का मतलब क्या है कि फैमिली में वो डिजीज रन करती है। अगर आपको एक पेशेंट पेरोक्सिसोम एबनॉर्मेलिटी का मिलता है और उसको फ्री रेडिकल इंजरीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो आपको उसके पीछे पूरी फैमिली लाइन को उखाड़ के देखना पड़ेगा कि जी किसको ऐसा प्रॉब्लम था मिलता जुलता। ठीक है जी, तो ये इनहेरिटेड डिजीज कहलाती है। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इनहेरिटेड डिजीज है तो यूजुअली डीएनए में कहीं ना कोई म्यूटेशन हुई हुई होती है। और वो क्यों हुई हुई है, मसला क्या आ रहा है कि पेरोक्सिसोम में मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली डीएनए में उनकी जीन्स मौजूद होती है। अगर तो वो डिफेक्टिव बन रहे हैं तो उसका नेट रिजल्ट हर सूरत में ये है कि वो जो पेरोक्सिसोम्स हैं उनकी जो एंजाइम्स हैं उनकी जीन डिफेक्टेड है, जिसके नतीजे में डिफेक्टेड प्रोटीन बन रहा है। और वो जो डिफेक्टेड प्रोटीन है ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी में जो फंक्शन परफॉर्म करने वाला था वो कर नहीं पा रहा। आ गई बात समझ में? तो इस वजह से यूजुअली जीन तो होती है, जीन का कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, किसी ना किसी किस्म की लेवल की इंजरी होगी, जिसके नतीजे में जो है पेरोक्सिसोम्स जो है वो डिफेक्टेड एंजाइम्स लेके बैठे हुए होंगे। जरूरी नहीं है सारे एंजाइम्स डिफेक्टिव हो, कोई एक भी अगर डिफेक्टिव है तो अच्छा खासा जो मैकेनिज्म, जाहिर सी बात है जितना बोझ वो अपने सर पे लेके बैठा हुआ है वो कम हो जाएगा, तो उसके नतीजे में ऑब्वियसली इंजरीज तो होंगी, और वो सेल्यूलर इंजरीज पेरोक्सिसोम की डेफिशिएंसी या एबनॉर्मेलिटी की वजह से होंगी, ये कह सकते हैं। आर इज योर क्वेश्चन सेटिस्फाइड? यस मैम। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो अगला सवाल है, वन कोडॉन कोड्स फॉर हाउ मेनी अमीनो एसिड्स? one codon codes for how many amino acids? One codon codes for just one type of amino acid. ठीक है जी, इसकी एग्जाम्पल आपको वो जो आपका जो कोडॉन, एंटी कोडॉन का जो टेबल है उसी से आपने देखा होगा कि जो एक कोडॉन है, हो सकता है कि मल्टीपल कोडॉन्स हो जो कि एक तरह का अमीनो एसिड अपने साथ बाइंड करा रहे हो, लेकिन बेसिकली एक कोडॉन के साथ उसके साथ कोई और दूसरा अमीनो एसिड नहीं लग रहा होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन कोडॉन कोड्स फॉर जस्ट वन अमीनो एसिड, नॉट फॉर एनी अदर टाइप। इज दैट क्लियर? या आपका कोई और सवाल था जो मैं समझी नहीं हूँ? है कुछ या? यस बस क्लियर हो गया। क्लियर है, ऑल राइट। अच्छा, Yes, इसके ma'am. बाद फिर आगे आ जाते हैं, तो फिर पेरोक्सिसोम का सवाल आ गया। या खुदा, पेरोक्सिसोम में क्यों फंस गए हो आप लोग सारे के सारे? पेरोक्सिसोम रेडिकल्स को स्टेबल करता है तो वो अपने सेल को ही करेगा या दूसरे सेल को नीड होगी तो वो उसको भी स्टेबल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये अपने सेल के अंदर रहेगा और अपने सेल की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। दूसरा सेल जो है उसका अपना मौजूद है पेरोक्सिसोम, तो ऑब्वियसली वो अपने पेरोक्सिसोम को ही मतलब अपने ही सेल की जो वो डेफिशिएंसी होगी उसको फुलफिल करेगा। क्लियर है ये बात? कौन था ये? यूसरा थी आई गेस। यूसरा, क्लियर है ये बात? यस मैम।
ऑलराइट, अच्छा फिर क्या है, फिर स्फिंगोलिपिड्स आ गए, आर एसोसिएटेड विद लाइसोसोम्स व्हिच कॉज डिजीज, ताशास डिजीज, मेंटल रिटार्डेशन एक्सेट्रा, इज इट राइट? हो सकता है, मुझे एज सच बिल्कुल आइडिया नहीं है। इसके लिए एक काम करते हैं, हम यहीं से सर्चिंग कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। 1 मिनट रुके जरा, मैं आ गया, ये रहा, 1 मिनट ठहरिएगा। हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्या था, पहले मैं वो देख लूं जरा। यहाँ पे शेयर हो गया है, क्वेश्चन क्या है, फिर नीचे चला गया। एक मिनट, चैट क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है भाई आपका? कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट ठहरे, सवाल कहाँ था बेटा? ये 1 मिनट ठहरो, इसको मैं कॉपी करती हूँ, सी, और फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। माइक बंद करें प्लीज, माइक बंद करें प्लीज। जी आप सही कह रहे हैं, ये इसी तरह का है बेसिकली। जो आपकी जो स्फिंगोलिपिड्स होती हैं, उनकी एबनॉर्मेलिटी के नतीजे में टे सैश डिजीज होती है, और इसके अंदर आपको जो मिल रहे हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है नर्व सेल्स की, और जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। इसके अंदर जैसे कि स्फिंगोलिपिड्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम स्फिंगोलिपिड्स की बात करते हैं, तो स्फिंगोलिपिड्स वो लिपिड्स हैं जो काम कर रहे होते हैं उन सेल्स के साथ जिनका काम होता है माइलिनेशन का। माइलिनेशन बेसिकली एक शीट होती है, फैट फिल्ड शीट होती है, जिसका काम होता है न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है जी, तो अब अगर फॉर एग्जांपल जो स्फिंगोलिपिड्स हैं अगर वो मौजूद नहीं है, उनकी डेफिशिएंसी आ रही है, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो माइलिन शीट बनाने वाले जो सेल्स हैं वो मौजूद तो होंगे, लेकिन उनमें स्फिंगोलिपिड्स कम होंगे। तो ऑब्वियसली जो जिस द काइंड ऑफ इंसुलेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द न्यूरॉन्स विल नॉट बी फुलफिल्ड। ऑब्वियसली उसके नतीजे में क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये इसको एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड बना के अल्लाह ताला ने रखा है हमारी बॉडी में। अब अगर वो एबनॉर्मेलिटी होती है तो उसके नतीजे में सीजर्स होते हैं, हेयरिंग लॉस है, इनएबिलिटी टू मूव है, एंड ऑब्वियसली उसके साथ और बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं। इसकी टाइप्स हैं इन्फेंटाइल, जुवेनाइल और लेट ऑनसेट, और जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। कोई और सवाल है इस हवाले से आपके पास? जी बेटा, यही पूछना था? ठीक है जी, नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास वो है यूसरा का। रेडिकल जो सेल के डबल बॉन्ड पर अटैक करता है, देन वो अपने आप को नेक्स्ट सेल से स्टेबल करेगा। तो अगर डबल बॉन्ड उस सेल पर एक से ज्यादा है तो वो उससे अपने, देखो जी पहली जो चीज है यूसरा वो ये है बेटा कि बेसिकली हम डबल बॉन्ड की बात करें, हम सेल की बात नहीं कर रहे। डबल बॉन्ड बेसिकली एक किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो सेल की मेम्ब्रेन का एक समझ लो 1000 या 1 लाख पार्ट होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी तो हम एक ही सेल के अंदर हैं, एक सेल से दूसरे सेल में नहीं गए हैं। ठीक है जी, तो आपका जो हम जो फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं वो
एक करोड़वां या एक अरबवां हिस्सा हो सकता है जो एक फॉस्फोलिपिड है, उसके ऊपर अगर एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो हाँ, अगर रेडिकल उस पे उससे अपने आप को स्टेबल कर रहा है तो पीछे जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसको अनस्टेबल कर रहा है, वो अपने आप को बराबर वाले डबल बॉन्ड के साथ स्टेबल करेगा। इसी वजह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो वो एक से ज्यादा रिएक्शंस होते ही चले जाते हैं, मतलब वो एक रिएक्शन पे बस नहीं करता, वो जब तक के प्रॉपर तरीके से रेडिकल स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा या जब तक के पूरा सेल डैमेज नहीं हो जाएगा, वो रेडिकल का जो चेन रिएक्शन है वो चलता रहता है। बात समझ में आ गई या कुछ और पूछना चाह रही थी आप? वो मैम जैसे आपने बताया था कि जो सेल के जो आपने लिंकिंग बताई थी कि जहाँ पे एक से ज्यादा होती है तो वो 4 डबल बॉन्ड आ सकते हैं वहाँ पे, तो मैं उसी की बात कर रही हूँ कि अगर उसके ऊपर रेडिकल इफेक्ट करता है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए नेक्स्ट से लेता है, तो वो उस पे जो डबल बॉन्ड है तो वो क्या उससे अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकता है। तो यही तो वजह है कि हो सकता है कि वो एक ही मॉलिक्यूल के चारों डबल बॉन्ड्स पे अफेक्ट करे, या बराबर में जो करीब दूसरा वाला डबल बॉन्ड ज्यादा करीब नजर आ रहा है उसके साथ रिएक्ट कर जाए। डिपेंड करता है रेडिकल के नजदीक तरीन कौन सा नेक्स्ट डबल बॉन्ड मौजूद है। ओके, बस ये पूछना है। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ऑल राइट। इसके बाद फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो समीर का है कि लाइसोसोम्स आर अबंडेंट, हाँ, व्हाई लाइसोसोम्स आर अबंडेंटली फाउंड इन न्यूट्रोफिल्स। बेसिकली देखो न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है कि दीज आर द फर्स्ट लाइन डिफेंस सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है जी, तो अब जब डिफेंस सेल्स हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन डिफेंस का क्या मतलब होता है कि कोई भी बाहर की चीज जैसी आएगी उसको फौरी अटैक किया जाएगा, पीछे से कमांड का इंतजार नहीं किया जाएगा। तो वो जब उसको जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा, अगर वो उसको फौरन से पेशतर किल नहीं करेगा तो वो ऑर्गेनिज्म तो उसके हाथ से निकल जाएगा। तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है वो इसलिए होती है कि as soon as it get interacted with any organism or foreign particle in front of it, तो उसको इंगल्फ करता है, इंगल्फ करके उसको किल कर देता है। दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज अ लार्जर नंबर ऑफ लाइसोसोम्स। क्लियर है ये बात समीर? यस मैम। यही सवाल था आपका? जी मैम, ये एमसीक्यू था तो उधर था तो मेरा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछूं। तो अब क्लियर है आपको? यस मैम, अब क्लियर हो गया। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट जो मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है वो ये है कि इंजरी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सप्लेन कर दें मैम प्लीज। क्या मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या मसला है? कहाँ लिखा हुआ था ये बेटा मारिया? मैम जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स थे उसमें एक्सप्लेन करने थे माइक्रोट्यूब्यूल्स के इंजरी और दूसरी मतलब जो ऑर्गेनल्स थे उसकी, तो उसमें था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टेबलाइजेशन रिड्यूस स्टार्टिंग एंड कॉजेस एक्सॉन, तो ये समझ में नहीं आया था। बेटा ये कहाँ पर है? पेज नंबर बताओ गाइडन का मुझे। मैम गूगल किया था। गूगल किया था? अच्छा, वरना मेरे पास गाइडन खुली हुई थी, मैं आपको उसमें से देख के बता देती। ठहरो मैं आपको गूगल पे करती हूँ, शेयर करती हूँ, आप मुझे अब स्टेटमेंट बताओ, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी बताइए क्या लिखा था आपने मारिया? इंजरी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंजरी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, हाँ जी। इसमें कौन सा वाली लिंक से वो की थी आपने? ये फर्स्ट वाली जो है ना मैकेनिकल ब्रेकिंग? यस मैम। नहीं, आप जो स्टेटमेंट पूछना चाह रही हो वो किस में है? पहले वाले में, दूसरे वाले में? फर्स्ट वाले में। हाँ जी बोले किधर है मारिया? किधर है बेटा? कोई मुझे बता देगा बेटा किधर है स्टेटमेंट? मैम जब असाइनमेंट बना रहे थे तभी गूगल किया था, मतलब सही से समझ में नहीं आया था, तो यही मतलब एक डेफिनेशन मिली थी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टेबलाइजेशन रिड्यूस स्कार्टिंग एंड कॉजेस एक्सॉन, तो ये क्लियर नहीं था, मुझे आपसे पूछना था ये चीज। आप एक काम करो, ये जो स्टेटमेंट आप बोल रही हो ना, ये जरा एसएमएस मैसेज पे लिख के दो मुझे। ये मुझे आपकी ना वो जो स्टेटमेंट है वो समझ में नहीं आ रही जो आप बोल रही हो। आप काइंडली इसको टाइप करके दो मुझे, मैं पढ़ती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, इन द मीनवाइल जब तक के मारिया ये स्टेटमेंट लिख रही है, किसी और के पास कोई और सवाल है?
Anybody else who wants No, to ma'am. ask question? ओ मैम। ठीक है, तो बस ये मैं मारिया का क्वेश्चन आ जाते तो मैं उसको आंसर कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम इस सेशन को एंड कर देंगे। हाँ जी, इंजरी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टेबलाइजेशन रिड्यूसेस स्कारिंग एंड कॉजेज एक्सॉन। आगे क्या होगा? स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है ना ये? मैम इतना ही था, यही स्टेटमेंट थी, क्योंकि मैम जब गूगल कर रहे थे ना तो हर जगह पे यही था एक्सॉन, तो एक्सॉन ही क्लियर नहीं हो रहा था और ये मतलब पूरी स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं थी। बेटा देखो, ये स्टेटमेंट कोई सेंस ही नहीं बना रही। मतलब बेसिकली जो अगर जो इतना जितना लिखा हुआ है ना, इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा। माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली दो जगहों पे इस्तेमाल हो रही होती है। एक माइक्रोट्यूब्यूल आप उसको कहते हैं जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है ना आपका, जो आपके सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, उसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। तो दूसरा जो आपका जो स्ट्रक्चर है जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे होते हैं यूजुअली, वो क्या होता है, जो आपके पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं, वो बेसिकली जब माइक्रोट्यूब्यूल्स की पॉलीमराइजेशन होती है तो वो आपका जो है क्या कहते हैं, आपका जो सेल डिवीजन के अंदर जो स्पिंडल्स बनते हैं, जो माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं, बेसिकली उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तीसरा कभी कभार, यूजुअली हम उसको नहीं ले रहे होते, लेकिन तीसरा कभी कभार ये है कि जो आपकी जो एक्टिन और मायोसिन की जो माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं उनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कह रहे होते हैं, लेकिन वो यूजुअली माइक्रोफिलामेंट्स के नाम से याद की जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं कहा जा रहा होता। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। अगर तो आपने ये स्टेटमेंट आगे पूरी मेरे साथ वो की होती तो, एक मिनट ठहरो, इसको मैं कॉपी करती हूँ और फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर देखते हैं कि अब हमको कुछ समझ में आता है, कुछ मिलता है या नहीं मिलता। एक मिनट ठहर जाए जरा, एक मिनट में ये देखूं जरा इसका टाइटल क्या है। बेसिकली हो सकता है मैकेनिकल ब्रेकिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन एक्सॉन ड्यूरिंग डायनामिक स्ट्रेच इंजरी अंडरलाइज डिलेड इलास्टिसिटी माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, आई गॉट इट। देखो अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि आपकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से आपकी बॉडी ओवर स्ट्रेच कर जाती है, ठीक है, तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो या एक्सॉन्स जो हैं, एक्सॉन्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ ले कि आपके जो नर्वस सेल्स होते हैं उनमें से एक लंबी सी थ्रेड लाइक एक्सटेंशन निकल रही होती है जिसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो हमारी बॉडी में क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन्स कहलाते हैं। ठीक है जी। तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि सेल ने जो भी कमांड दी है उसको अफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जाने का काम एक्सॉन्स कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं हाथ हिलाना चाह रही हूँ, तो मैं हाथ हिलाना चाह रही हूँ तो मेरे ब्रेन से मुझे कमांड मिलेगी तो मैं हाथ हिला सकूंगी। यहाँ तक तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी हो गई। अब इनका कहना यह है कि से फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई, या उसने ओवर स्ट्रेच कर लिया, ओवर वर्कआउट कर लिया या एक्सरसाइज कर लिया, उसके नतीजे में क्या हुआ कि उसकी जो एक्सॉन्स थे, कोई से न्यूरॉन्स जो है उनमें स्ट्रेच होने के नतीजे में उनकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, जो कि सेल्यूलर स्टेबिलिटी, जो सेल्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेबल करने का काम कर रहे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो फट जाती हैं ड्यू टू द स्ट्रेच इंजरी। ठीक है जी। अब वो जब वो फटती हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो सेल्स हैं उसकी एक तो रिपेयर बहुत स्लो हो जाती है। उस स्लो रिपेयर के नतीजे में ये होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इतनी दूर दूर हो जाती हैं कि वो कभी एक दूसरे के करीब ही नहीं आ पाती, और कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है, जो एक्सॉन की जो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जब इस तरह का काम होता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सॉन्स डीजेनरेट करना शुरू कर देते हैं, यानी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? यही बात थी, यही चीज समझ नहीं आ रही थी, यस मैम, अब समझ आ गया? यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी। कोई और सवाल किसी और को करना हो? नो मैम।
चलो जी, तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये सारा हमने कर लिया है आज के लिए। इसकी ये जो रिकॉर्डिंग है ऑब्वियसली बाकी आप लोगों को सबको मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब जो है नेक्स्ट जो आपकी जो ऑनलाइन जो हमारा इस तरह का सेशन होगा उसके अंदर आप लोगों को जो नेक्स्ट जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है जो अब हम कर रहे हैं उसमें से सवाल आप करिएगा, ठीक है। तो उसमें पढ़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप निकाल के रखिएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके।